Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and editorial analysis of 21st of September 2025. तो गाइस आज है तारीख 21 सितंबर 2025 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट आज का जो सेशन है ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो कैसे, तो ये सुनिए। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल मैंने आप लोगों से कमेंट्स में पूछा भी था कि क्या हम लोग वीकली कंपाइलेशन को कवर करें, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने वीकली कंपाइलेशन किया था वो थोड़ा सा लंबा हो गया था। उसके पीछे का रीज़न है कि एग्जैक्टली मैंने जो भी सब कुछ आपको उस सप्ताह पढ़ाया था वो सारा का सारा लास्ट संडे रिवाइज करवाने की कोशिश की मैंने, लेकिन वो सेशन हो गया बहुत ज़्यादा लेंदी, साथ ही साथ में पीडीएफ्स बहुत लेंदी हो गए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने फिर लास्ट सप्ताह से एक अल्टीमेट सोल्यूशन निकाला। सोल्यूशन यह है कि पिछले पूरे सप्ताह का न्यूज़पेपर एनालिसिस आप इमेजिन करो। पिछले पूरे सप्ताह अगर आपने अखबार नहीं पढ़ा है या बीच में 2-4 दिन मिस हो गए हैं या 2-4 दिन पढ़ा है, तो पुराना जो पढ़ा है उसका तो रिविजन होगा, जो नहीं पढ़ा है उसकी भी प्रॉपर मात्रा में जानकारी मिल जाएगी। आप ये भी सोचिए दोस्तों कि पूरे पिछले सप्ताह का न्यूज़पेपर एनालिसिस, जिसमें चाहे छोटे बड़े आर्टिकल हो या फिर चाहे एडिटोरियल हो, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, साइंस एंड टेक, एवरीथिंग, सब कुछ मैंने केवल और केवल 14 पेजेस के अंदर में कंपाइल किया है। तो आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अगर मेरे साथ में लास्ट पूरे सप्ताह जुड़े हुए थे तो आज देखना कितना मज़ेदार सेशन होगा। आप ये सारी बातें ये आपको पता होगी। देखो, ये जो मैंने बताया ना 14 पेज में कन्वर्ट हो गया है पिछले 7 दिन का ये पूरा डेटा, तो उसके पीछे का रीज़न है ये बड़े बड़े आर्टिकल्स जो आपको दिख रहे हैं, जो मैंने न्यूज़पेपर के आर्टिकल लगा दिए हैं, इनको भी हटा देना तो मुश्किल से 6 से 7 पेजेस में दोस्तों मैंने आपका सारा इन्फॉर्मेशन कंपाइल कर दिया है। तरीका देखना, और कंपाइलेशन ऐसे किया गया है कि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छोड़ी नहीं गई है। कोई भी छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन की मेजर प्रोड्यूसर कौन है इस पर्टिकुलर चीज़ का, मेजर एक्सपोर्टर कौन है, कोई भी बातें नहीं छोड़ी गई हैं। वो आपको सेशन को कवर करने के बाद पता चलेगा। इसलिए अब थोड़ा सा ध्यान बनाकर अपने सेशन को कवर कीजिए। दोस्तों याद आ रहा होगा तो लास्ट वीक हम लोगों ने सबसे पहला आर्टिकल डिस्कस किया था एप्पल कल्टीवेशन को लेकर। तो भारत में जो सेब है इसकी ग्रोथ के ऊपर में एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था, जिस वजह से ये खबर चर्चाओं में थी। क्यों चर्चाओं में थी, देखिए मैंने सोर्स आपका लगा दिया है। इससे क्या मिलेगा, एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि सर मैंने क्या कुछ मिनटों के अंदर में पूरे सप्ताह का सारा दिन का अखबार कवर कर लिया है। बिल्कुल, खबर ये थी क्योंकि लगातार बारिश की वजह से कश्मीर के अंदर में जो सेब की दोस्तों फसल है वो पूरी तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट हुई थी। सेब की फसल में कह सकते हैं कि ज़्यादा सुधार नहीं देखने को मिला। और मैं आपको बता दूं, जो सेब है वो कौन सा फ्रूट है, आप लोगों को पता है जो सेब है वो एक टेम्परेट फ्रूट है। मैंने ये बात आपको बताया था। टेम्परेट रीजन कौन सा होता है, जो ठंडा रीजन होता है। जैसे भारत का मेन हिस्सा आपको ट्रॉपिकल रीजन में देखना होता है। अब ये ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है भाई, ये भी ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। जैसे हम लोग देखते हैं वर्ल्ड मैप में, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, उसके बीच का जो हिस्सा होता है वो ट्रॉपिकल रीजन होता है। भारत का मेजर हिस्सा ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलता है ना। तो दोस्तों उसके बाहर जो हिस्सा है, ऊपर नॉर्थ वाला और नीचे साउथ वाला, क्योंकि ऊपर नॉर्थ में ऊपर जाते जाओगे है ना, चाइना को क्रॉस करके रशिया में पहुंच जाओगे, ठंड बढ़ती चली जाएगी क्योंकि ऊपर नॉर्थ पोल है। उसी प्रकार से नीचे जाते रहोगे, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया तक जाओगे और नीचे जाओगे तो वहां पर भी ठंड है क्योंकि नीचे साउथ पोल है। तो उन्हीं जगहों में स्पेशली यहाँ पर आप देख पाओगे ऊपर नदर्न रीजन्स के अंदर में, टेम्परेट रीजन के अंदर में सेब की फसल अच्छी होती है। अब भारत एक ऐसा खूबसूरत देश है जहाँ पे हर प्रकार के वेदर, हर प्रकार के क्लाइमेट, हर प्रकार के टेम्परेचर्स आपको देखने को मिलते हैं। साउथ में गर्मी है तो सेंट्रल इंडिया में गर्मी सर्दी दोनों देखने को मिल रही है, तो नॉर्थ में ठंडियाँ देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों हमारा कश्मीर बहुत खूबसूरत जगह, हमारा जम्मू, हमारा हिमाचल प्रदेश, ये जो भी स्टेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, या आप कह सकते हैं जम्मू कश्मीर करंट समय पर यूनियन टेरिटरी है, तो फिर ये जो भी रीजन्स आपको देखने को मिलेंगे भारत के, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, ये आज के समय के मेजर प्रोड्यूसर हैं सेब के। कहोगे उत्तराखंड में भी तो प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल उत्तराखंड में भी सेब को उगाया जाता है, लेकिन पहले सबसे प्राइमरी स्टेट कौन है भारत में दोस्तों, वो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज हिमाचल प्रदेश एंड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज उत्तराखंड।
ठीक है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के और कश्मीर के जो सेब हैं, क्योंकि कश्मीर में आपने देखा भारी भरकम बारिश हुई जिसकी वजह से फसल के ऊपर में बर्बादी देखने को मिली, जिस वजह से यह न्यूज़ में था भाई। अब इसमें क्या क्या याद रखना है, टेम्परेट फ्रूट है, टेम्परेट मतलब क्या होता है वो ध्यान रख लिया। भारत में मेन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर कौन है, नंबर 1 जम्मू कश्मीर, नंबर 2 हिमाचल प्रदेश एंड नंबर 3 इज उत्तराखंड। इसी सीक्वेंस में याद रखना। वैरायटीज़ की बात करेंगे क्योंकि कश्मीर के सेब की बात हो रही है, तो कश्मीर में अम्बरी नाम की जो वैरायटी है सेब की, बहुत ही ज़्यादा लाल, बहुत ही ज़्यादा मीठा सेब यहाँ पर ये देखने को मिलता है। फिर बात आती है कि पूरे भारत में वो कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेब का प्रोडक्शन होता है, तो वो है जम्मू कश्मीर। 70% प्रोडक्शन पूरे भारत का जम्मू कश्मीर अकेला करता है। फिर एक और क्वेश्चन आएगा कि सर हम इतने बड़े प्रोड्यूसर बन रहे हैं, तो क्या हम लोग यहाँ पर जो सेब है उसको इंपोर्ट भी करते हैं, क्या हम लोग बाहर से मंगाते भी हैं? बिल्कुल, इंडिया इंपोर्ट करता है एप्पल्स, ध्यान रखें, यूएसए से, ईरान से, तुर्की, चिली, इन सभी देशों से। तो इन देशों से हम इंपोर्ट भी करते हैं सेब, ये याद रखना है क्योंकि हम मेजर प्रोड्यूसर नहीं हैं। अच्छा, क्या मुझे आप लोग बताएंगे, मैंने ये बात जानबूझ के इसमें नहीं लिखी है कि भारत वो कौन से नंबर पे आता है, कौन से नंबर पे आने वाला प्रोड्यूसर है। जैसे मान लो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर कह सकते हैं दूसरे कंट्रीज़ हैं, चाइना है, ठीक है। फिर वैसे ही आप लोग देखोगे सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, तो इंडिया किस नंबर पे आता है ज़रा मुझे बताएं प्रोडक्शन के मामले में। दुनिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन भारत के अंदर वो कौन सा राज्य है वो पूछेगा तो जम्मू कश्मीर में है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन ये यूपीएससी पूछ ही चुका है कि क्या इंडिया सेब को इंपोर्ट करता है? बिल्कुल इंपोर्ट करता है। यूएसए, ईरान, तुर्की, चिली, यहाँ सभी से हम लोग यहाँ पर सेब इंपोर्ट करते हैं। पहला आर्टिकल समाप्त, बिल्कुल खत्म। दूसरे आर्टिकल पर आओ। दूसरा न्यूज़ आर्टिकल हमारा इकॉनमी के लिए चर्चाओं में था। ये देखिए खबर आपके सामने प्रेजेंट है। इसमें मेंशन किया था कि 60% से ज़्यादा जो भारत का आउटवर्ड एफडीआई है। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कहोगे ये आउटवर्ड मतलब क्या है? आउटवर्ड मतलब जो भारतीय लोग, भारत के लोग बाहर जब किसी दूसरे देश में पैसा लगा रहे होते हैं, इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, दैट मीन्स आउटवर्ड एफडीआई। और भारत के अंदर जब पैसा आ रहा होता है, बाहर विदेश से कोई पैसा हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है, दैट मीन्स इनवर्ड एफडीआई, है ना, यानी कि आ रहा है। तो यहाँ पे आर्टिकल ये छपता है, ये डेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का था, जिसमें एनालिसिस में बोला गया कि भारत का जो पैसा जा रहा है बाहर, यानी आउटवर्ड एफडीआई हो रहा है, उसका 60% टैक्स हेवंस वाले देशों में जा रहा है। टैक्स हेवंस कौन से देश होते हैं? वो देश होते हैं जहाँ पर टैक्स कम लगता है। जहाँ पर टैक्स कम लगता है उसको बोलते हैं टैक्स हेवन। तो जैसे मान लो भारत में कोई बहुत बड़ा कह सकते हैं मैन्युफैक्चरर या बहुत बड़ा यहाँ पर बिजनेसमैन है जिसके पास में बहुत सारा फंड्स है। अब वो इन्वेस्ट करना चाहता है या भारत में टैक्स बचाना चाहता है, क्योंकि इंडिया में दोस्तों ये जो इन्वेस्टमेंट है इस पर बहुत सारा टैक्स लगता है, कॉम्प्लिकेशन पॉलिसीज़ देखने को मिलती हैं, तो उसको वो फुलफ़िल नहीं कर पाते। तो वो सोचते हैं यार इतना सारा पैसा मेरा टैक्स में ही चला जाएगा, इसको किसी तरीके से बचाया जाए। बचाने का तरीका क्या है? कुछ कंट्रीज़ को देख लेना दुनिया में जो टैक्स हेवन कंट्रीज़ हैं, जिससे भारत ने भी अग्रीमेंट साइन कर रखा है। अग्रीमेंट किस प्रकार का? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। कि भाई मान लो वहाँ से कोई इन्वेस्टमेंट, जैसे क्या होगा, इंडिया से वो इन्वेस्टमेंट पहले उस देश में लेकर जाएंगे जिससे हमने अग्रीमेंट किया, फिर वो इन्वेस्टमेंट जब वहाँ से इंडिया लेकर आया जाएगा तो डबल टैक्स नहीं लगेगा, एक ही जगह पे टैक्स लगेगा। और वहाँ पे जो टैक्स लग रहा है वो ऑलरेडी बहुत कम है इंडिया के कंपैरिजन में, तो बहुत मोटा पैसा बचा लिया जाता है इस प्रकार से अगर आप पैसे को घुमा देते हैं तो, है ना। टैक्स से बचने के लिए ये होता है। और टैक्स से बचने के लिए कौन से देश चुने जाते हैं? टैक्स हेवन कंट्रीज, जहाँ पे टैक्स कम लगता है। तो भारत का जो ये 60% एफडीआई गया है, इसमें आप देखोगे जो 2024-25 में आउटवर्ड एफडीआई है ये लगभग 3488 करोड़ का है, यानी 56% जो एफडीआई है टैक्स हेवंस देशों में गया है। और टैक्स हेवंस में कौन से 3 देश हैं ये आपको याद रखना ज़रूरी है प्रीलिम्स के लिए। नंबर 1 है सिंगापुर, तो इस अमाउंट में से या फिर कहें तो 60% में से 22% सिंगापुर में गया, 10% मॉरिशस में एंड 9% यूएई में। ये 3 वो कंट्रीज़ है जहाँ पे टैक्स कम लगता है। ये भारत के इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स हेवंस कहलाती हैं। आपसे पूछ लेगा टॉप डेस्टिनेशन, तो ये 3 नाम होने चाहिए। अब रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर टैक्स में छूट मिल जाती है, इन्वेस्टर की सबसे बड़ी प्रेफरेंस है, फंड को आसान से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई इतना पेपर वर्क वगैरह, प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेशन, लॉज, नियम कानून, ये सब कुछ यहाँ पर होता नहीं है।
तो इसलिए व्यक्ति सोचता है कि ये ज़्यादा आसान काम है, घुमा फिरा के फिर वहीं से इन्वेस्टमेंट दिखा देते हैं भारत के अंदर में। जैसे आप कहोगे इन्वेस्टर्स की बात आती है तो सिंगापुर भारत में बहुत बड़ा इन्वेस्टर के तौर पर देखा जाता है। मॉरिशस से बहुत सारा पैसा भारत में इन्वेस्ट होता है। वो इंडियंस का ही पैसा है, वो घूम फिर के आ रहा है, बस खाली उन्होंने टैक्स को बचाने की यहाँ पर ये कोशिश की है। समझ गए? क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा आउटवर्ड एफडीआई क्या होता है। यहीं पर मैंने आपको एफडीआई के बारे में पढ़ाया था, याद होगा, विच इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब आपको पता है कोई भी भारत का व्यक्ति जब बाहर किसी दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको बोलते हैं आउटवर्ड एफडीआई। लेकिन बाहर का कोई व्यक्ति जब भारत में आकर इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो कहलाता है इनवर्ड एफडीआई, विच इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट जो होता है एफडीआई होता है, ये लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए होता है, क्योंकि एक व्यक्ति सीधा आकर हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, एसेट्स में सीधा सीधा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसकी ओनरशिप भी उसके पास में आती है। नहीं तो फिर एक और तरीका होता है इन्वेस्टमेंट करने का। बाहर का कोई व्यक्ति है जिसको भारत के स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है, तो वो जो भारत के स्टॉक मार्केट्स हैं, भारत के स्टॉक्स हैं, उनके शेयर्स को वो परचेज करता है ना। जब वो शेयर्स को परचेज करेगा तो वो वाला जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एफपीआई होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। उसमें कोई बहुत ज़्यादा उसके पास में पावर नहीं होती, लॉन्ग टर्म के लिए भी नहीं है। जैसे यहाँ पे थोड़ा प्राइस ऊपर नीचे हुआ, फटाफट वो बेचेगा और शेयर्स को बेच के पैसा लेके निकल जाएगा, तो वो एफपीआई में होता है। तो एफडीआई दोस्तों बड़ी चीज़ है, एफपीआई से ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब हम एफडीआई की बात करते हैं तो याद रखिएगा एफडीआई कब कहलाता है, जब एक कंपनी मान लो कोई बाहर से व्यक्ति आ रहा है भारत में और एक कंपनी के अंदर उसने इन्वेस्टमेंट किया और उस कंपनी के 10% से ज़्यादा शेयर्स को अपने पास में ले लिया, परचेज कर लिया लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए, तो वो एफडीआई कहलाता है। 10% या 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, शेयर्स को ले लिया है, तो वो एफडीआई है। 10% से कम अगर क्या है, दैट मीन्स वो एफपीआई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया गया है, ठीक है। तो ये आई होप आपको क्लियर हो चुका है कि एफडीआई एफपीआई के बीच में क्या फ़र्क होता है। आइए सर अगले आर्टिकल पर आते हैं। फिर हमने अगला न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस किया था विच इज़ अबाउट इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025। ये आपको याद होगा, एक नया लॉ बेसिकली हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है, नाम है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025। भारत के अंदर में जो कोई भी व्यक्ति इलीगल तरीके से आया हुआ है ना, स्पेशली उनके लिए ये कानून को सामने प्रेजेंट किया गया। और इस कानून में क्या बोला जा रहा है, जो इमिग्रेशन फ्रॉड करते हैं, स्पेशली बाहर से इलीगल तरीके, जैसे बांग्लादेश से बहुत सारी रोहिंग्याज आपको भारत में देखने को मिल जाते हैं, जो इलीगल तरीके से आए हैं, उनके पास में पर्याप्त कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं नहीं, है ना, लेकिन वो आ गए, तो बेसिकली यहाँ पे उनको छांटना, तो उसके लिए यहाँ पर ये लॉ हमारे सामने प्रेजेंट किया गया। और इसी लॉ के तहत जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, जितनी भी शिक्षा संस्थाएं हैं, उनसे ये बोला गया कि आप जितने भी बाहर के स्टूडेंट्स हैं, फॉरेन स्टूडेंट जो आपके यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनकी अटेंडेंस और उनकी परफॉर्मेंस आपको शेयर करना होगा गवर्नमेंट के साथ में। और ऐसे ही दोस्तों फिर यहाँ पे फॉरेन ट्राइब्यूनल्स बनाए गए। फॉर एग्जांपल असम के अंदर में फॉरेन ट्राइब्यूनल बनाया गया और उस ट्राइब्यूनल के जो पावर्स है वो मजिस्ट्रियल पावर्स आज के समय पर उसमें मिक्स हो चुकी हैं, शामिल हो चुकी हैं। और इस ट्राइब्यूनल के अंदर 3 मेंबर्स रखे गए हैं जो 30 डेज़ के अंदर में ये पूरे प्रोसेस को रिव्यू करेंगे। जैसे एनआरसी में काम हो रहा था, ठीक है, आपको याद होगा कि स्पेशली ये एनआरसी लिस्ट को जारी करना, सबका यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को रीचेक करना, देखना किसके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, लोग जो हैं जो स्पेशली रह रहे हैं भारत में वो एग्जैक्ट भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं। अगर भारत के नागरिक हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स को शो करें, प्रूफ को शो करें, रह सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इसमें नहीं आएंगे तो फिर यहाँ पे नॉन रेसिडेंट वाली कैटेगरी में रखा जाएगा और फिर उसी व्यक्ति को थोड़े समय बाद डिपोर्ट कर दिया जाएगा, यानी उसके अपने देश में भेज दिया जाएगा। तो यही यहाँ पर दोस्तों इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट के अंदर भी लागू किया गया है, लेकिन इसमें एक एग्जेम्पशन रखा गया है, एक छोटी सी छूट रखी गई है। ये सब पे अप्लाई नहीं होगा। मान लो कोई नेपाल से, भूटान से या तिब्बतन से जो पहले आए हुए हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है, श्रीलंकन तमिल्स के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है। उसके अलावा अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन तीनों देशों से जो 6 माइनॉरिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, यानी मुस्लिम्स को छोड़ के बाकी सारे जितने भी अल्पसंख्यक है, क्योंकि अफगानिस्तान मुस्लिम मेजोरिटी देश, बांग्लादेश मुस्लिम मेजोरिटी देश, पाकिस्तान अगेन मुस्लिम मेजोरिटी देश। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन देशों में जो माइनॉरिटीज़ हैं, है ना, उसके जैसे यहाँ पर हिंदू हो गए, सिख हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, इनकी बात कर रहे हैं। तो इन 3 देशों से अगर ये 6 अल्पसंख्यक लोग 31 दिसंबर 2024 से पहले आ चुके हैं भारत में, तो उनको भी ये प्रोटेक्शन दी जाएगी इस पर्टिकुलर लॉ में।
ठीक है, तो उनको भी यहाँ पर एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, छूट दे दी गई है। तो आपको मतलब जो एनआरसी वाला सीएए वाला यहाँ पर ये प्रोसेस है ना, उसी प्रोसेस को आज के समय पर इस लॉ के अंदर में शो किया जा रहा है। दैट्स इट, कुछ अलग यहाँ पर है नहीं। फिर याद होगा हमने डिस्कस किया था एंटीबायोटिक मिसयूज के बारे में कि भारत के अंदर एंटीबायोटिक का कितना ज़्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस वजह से ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था। ना सबसे पहली चीज़, ये जो एंटीबायोटिक का दुरुपयोग करते हैं इसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। क्या होता है, कभी भी हम बीमार पड़ते हैं, बुखार खांसी होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। कई बार डॉक्टर भी यहाँ पर जो होता है झोला छाप डॉक्टर, वो आपको एंटीबायोटिक को प्रेस्क्राइब कर देगा कि हाँ भाई ये एंटीबायोटिक ले लो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन एंटीबायोटिक अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरडोज कर देते हैं या उसका दुरुपयोग यानी मिस यूज़ कर रहे हैं, तो फिर या फिर ओवर यूज़ हो जाएगा या मिस यूज़ हो जाएगा। तो उससे जो बॉडी के अंदर बैक्टीरिया है, क्योंकि बुखार आया किसकी वजह से, उन पैथोजेंस की वजह से, यानी बैक्टीरिया वायरस फंजाई की वजह से इंसान बीमार पड़ रहा है, तो उसको मारने के लिए आपने एंटीबायोटिक डाल दी बॉडी में। अब क्या होता है कि आपने जब उसका गलत इस्तेमाल कर दिया एंटीबायोटिक का, तो वो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक को अलग रूप में यूज़ करेगा और वो बैक्टीरिया और मजबूत हो जाता है। वो बैक्टीरिया और मजबूत हो गया कि अब उस पर इस दवाई का असर भी नहीं हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस को बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। लेकिन ये इतने आसानी से डेवलप नहीं होता है। ये तभी होता है जब मेजर कारण हो कि भाई आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो एंटीबायोटिक्स, बात बात पर एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जा रहा हो, बिल्कुल मिसयूज़ करना शुरू कर दिया हो। जबकि यहाँ पे बोला यह जाता है कई सारे डॉक्टर्स के माध्यम से कि भाई जब भी कोई इसको बुखार वगैरह है, नॉर्मल फीवर वगैरह है, तो उसमें एंटीबायोटिक का कोई इतना बड़ा रोल है नहीं, इतने बड़े बेनिफिट्स हैं नहीं, तब भी एंटीबायोटिक्स बात बात पे दे देना ये बात सही नहीं है। अब दोस्तों क्या हो रहा है एक्चुअली में, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये एक बीमारी बन चुकी है। दुनिया में जो 10 सबसे बड़े खतरे हैं उनमें से एक बड़ा खतरा आज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि आप इमेजिन करो हर साल दुनिया में इसकी वजह से 5 मिलियन मृत्यु हो रही हैं, और इंडिया में हर साल 500 मिलियन से ज़्यादा लोगों को प्रेस्क्राइब किया जाता है कि हाँ भैया एंटीबायोटिक लो। समझ रहे हैं? बच्चों के डायरिया को भी यहाँ पे, मतलब बच्चे को अगर डायरिया हो गया है तो 70% केसेस में उसको एंटीबायोटिक दे दी जाती है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। ये आर्टिकल में बोला गया, जो दर्शाता है कि आज नॉलेज की एक बहुत बड़ी गैप भारत के अंदर में प्रेजेंट है। नॉलेज ना होने की वजह से मिस यूज़ करते हैं, ठीक है, और हमें पता होने के बावजूद भी गलत उपयोग करना, तो ये समस्या बनती चली जा रही है। हमें सुधार करना होगा, कुछ नई पॉलिसीज़ देश के स्तर पे लानी होगी एंटीबायोटिक्स वाले केस में। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, आई होप आप इस बात को समझ चुके होंगे। फिर अगले न्यूज़ आर्टिकल में हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में डिस्कशन किया था, याद आ रहा होगा। क्यों डिस्कशन किया था, ये रहा आपके सामने आर्टिकल। क्योंकि केंद्र सरकार ने वाइट गुड्स के लिए, वाइट गुड्स कौन से होते हैं, टीवी, फ्रिज, एसी, हम इन गुड्स की बात कर रहे हैं, ये सारे वाइट गुड्स हैं। तो इन वाइट गुड्स के ऊपर में जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है, स्कीम है, इसको वापस ओपन कर दिया गया 2014 में, यानी अक्टूबर 2014 तक इसको ओपन कर दिया गया है। अभी मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही ना जो पीएलआई स्कीम है, वो पीएलआई स्कीम कुछ समय पहले आई भी थी, लेकिन उसको बंद कर दिया गया था। नाउ वापस से यहाँ पे शुरू कर दिया गया है, और इसमें बोला जा रहा है कि केवल और केवल जो वाइट गुड्स को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज़ हैं, यानी एलईडी, एसी बनाने वाली जो कंपनीज़ हैं, केवल वही अपने आप को फ़ायदा पहुँचा सकती हैं इस पीएलआई स्कीम के माध्यम से। अब ये जो पीएलआई है, इसके नाम से ही पता चल रहा है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसका मतलब क्या है कि आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जितनी ज़्यादा आपकी बिक्री होगी, है ना, उसी के हिसाब से आपको ढेर सारे इंसेंटिव्स मिलेंगे, ढेर सारा पैसा मिलेगा। तो कंपनी को तो फ़ायदा नज़र आ रहा है, ज़्यादा बनाओ ज़्यादा बेचो, लेकिन उससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है, क्योंकि सरकार ने तो ये बोला कि भाई हम आपके लिए करोड़ों रुपया लेकर आ रहे हैं। ये याद रखिए, जितना ज़्यादा बनाकर बेचोगे और पहले के मुकाबले जितनी सेल होगी आपकी, उतना करोड़ों रुपया आपको इंसेंटिव के तौर पे मिलेगा। इससे क्या होगा, देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा। अब मैन्युफैक्चरिंग अकेला तो कोई व्यक्ति कर नहीं लेगा, उसके लिए ढेर सारे लोगों को नौकरियां देनी होगी, तो रोज़गार जनरेट होगा। तो ये पीएलआई का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो इसमें बेसिक बातें याद रखनी है, जैसे पीएलआई स्कीम मार्च 2020 में लॉन्च होती है। इसका पर्पज़ है मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना, ठीक है। ऑब्वियसली जब मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करेंगे तो दूसरे देशों से मंगाना नहीं पड़ेगा, तो इंपोर्ट कम हो जाएगा, नौकरियां जनरेट होंगी। इंसेंटिव्स की जब हम बात करते हैं तो मैंने बताया कैसे कि पहले के कंपैरिजन में आपकी बिक्री कितनी बड़ी है, कितना ज़्यादा आपने बेचा है, तो जितना इंक्रीमेंट होगा सेल के ऊपर में, उसके आधार पर आपको इंसेंटिव दिया जाएगा।
आज हमारे देश में 14 ऐसे अलग अलग सेक्टर हैं जिस पे पीएलआई के थ्रू फायदे दिए जा रहे हैं, जिसमें से अगर आप देखोगे जो मेजर सक्सेस है वो मोबाइल फ़ोन्स पे भी दी जाती है। ध्यान रखिएगा, आज मेजर सक्सेस मोबाइल फ़ोन्स में देखने को मिलती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर भी पीएलआई स्कीम के तहत ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो एक्चुअली में जब आपको कोई एग्जाम्पल लिखना हो मेंस के पर्सपेक्टिव से कि पीएलआई से फ़ायदा क्या हुआ, तो ये फ़ायदा आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं कि आज से लगभग 1 साल पहले जो मोबाइल फ़ोन 5 साल पहले जो मोबाइल फ़ोन हम एक्सपोर्ट करते थे वो $334 मिलियन का करते थे। लेकिन पीएलआई स्कीम के आने की वजह से आज मोबाइल फ़ोन के एक्सपोर्ट के हम लोग मामले में $11 बिलियन का कर रहे हैं। तो मैसिव जंप आया है, जहाँ पहले घाटे में थे आज हम एक्सपोर्टर बन चुके हैं। और क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आएगा कि इस स्कीम के अंडर में क्या केवल भारतीय कंपनी को ही ये सरकार फ़ायदा देगी या कोई विदेशी कंपनी इंडिया में काम कर रही है उसको भी फ़ायदा मिलेगा? दोनों को ही मिलेगा। तो इस स्कीम के अंदर में जो डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज हैं दोनों को ही रिवॉर्ड किया जाता है कैश इंसेंटिव्स के माध्यम से। प्लीज़ इस बात को याद रखिएगा। समझ गए? तो हाल ही में खबर क्या आई थी वो मैंने आपको बता दिया। वाइट गुड जैसे एसी, एलईडी लाइट्स वगैरह की बात हो रही है, जिस पे ये जो अभी के समय पर इन कंपनीज को मौका दिया गया है कि भाई आइए 14 अक्टूबर तक अप्लाई कीजिए और पीएलआई के फ़ायदे उठाइए। फिर हमने एक अगला आर्टिकल डिस्कस किया था जो बेसिकली हमारा एडिटोरियल था, शायद ये आपको याद आ रहा होगा। यह है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो पेंडिंग पड़े हुए केसेस हैं उसके बारे में। आर्टिकल ये पब्लिश हुआ था कि सर सुप्रीम कोर्ट पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन फिर भी केसेस पेंडिंग के पेंडिंग पड़े हुए हैं, ये मामला अब निपट नहीं रहा है या फिर हाथों से जा रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी 2025 में ऑल टाइम हाई केसेस देखोगे तो ये 88,417 के आसपास जा चुके हैं। ये ऑल टाइम हाई केसेस हैं दोस्तों, जिसमें से सिविल केसेस आपको देखने को मिलेंगे 69,553 और क्रिमिनल केसेस देखने को मिलेंगे 18,864। ठीक है, ये बात मैंने आपके नोट्स में मेंशन कर रखी है। तो एक्चुअली में ये टॉपिक आपके मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में केसेस पेंडिंग पड़े हैं 2025 में, ये नंबर्स हैं, इसमें से इतने सिविल हैं इतने क्रिमिनल हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है जो टोटल जज की स्ट्रेंथ होती है वो 34 होती है और आज 34 के 34 जज पूरी वैकेंसी भरी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, मिलकर काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी केसेस निपट नहीं रहे। रीज़न क्या है? रीज़न यह है कि केसेस जितनी तेज़ी से निपट नहीं रहे उतने ज़्यादा तेज़ी से केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस। जैसे अगस्त 2025 का डेटा देखें तो 7,080 केसेस फाइल करे गए, जबकि जिसमें से 5,667 केसेस को ही निपटाया गया था। तो आप इमेजिन कर रहे हैं जितने केसेस निपट रहे हैं उससे ज़्यादा फाइल हो रहे हैं। तो कारण क्या है सर इसके पीछे का? कारण है क्योंकि केस का इन्फ्लो देश में बहुत ज़्यादा है और अपील कल्चर। भाई हाई कोर्ट से कोई खुश नहीं हुआ कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा तो सुप्रीम कोर्ट में अपील हो जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको देखने लगता है। तो ऐसे धीरे धीरे करके जो बैकलॉग है वो बढ़ता चला गया। जजेस की संख्या कम है भाई, 34 जज यहाँ पर रखे गए हैं 140 करोड़ की आबादी के लिए। अब ये देश की आबादी 140 करोड़ से भी ऊपर है, उसके लिए 34 जज। तो आप इमेजिन करो, ये नंबर को बढ़ाना होगा। बताया जाता है कि जो नंबर है इसको हमें 50 से ज़्यादा करना होगा, या दूसरे और तरीके हो सकते हैं, जैसे एडीआर अप्रोच लेकर आया जा सकता है, जिसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। यानी दूसरा और तरीका भाई कोर्ट के बाहर निपटा लिया जाए कोई मैटर, मीडिएशन जिसको कहा जाता है, कि केसेस कोर्ट तक ना जाएं, पहले ही अगर ले दे के मामला निपट जाए तो ठीक है आपस में। मतलब ले देने का मतलब यह है दो पार्टीज़ हैं, लेकिन हर चीज़ में नहीं। याद रखना मीडिएशन होता है, ऐसा थोड़ी है मर्डर के केस में मीडिएशन हो जाएगा, किसी रेप के केस में मीडिएशन हो जाएगा, नहीं। जो नॉर्मल कोई फैमिली का कोई डिस्प्यूट है, जॉइंट फैमिली का कोई विवाद है, तो वो सब मैटर आप अपना कोर्ट के बाहर निपटा सकते हैं। एक मीडिएटर, एक बिचौलिया होगा, आपको बैठाएगा, आप दोनों एग्री कर लेंगे, दोनों पार्टीज कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, बात खत्म। कोर्ट तक मामला गया नहीं, केस रजिस्टर हुआ नहीं तो फिर वो भी पेंडिंग में चला जाता। तो ये कुछ तरीके होते हैं दोस्तों। ये तो मैंने सुप्रीम कोर्ट के केसेस का डेटा दे दिया है। जब आप मेंस में एग्जाम लिखेंगे, मेंस का कोई क्वेश्चन लिखेंगे, तो आप हाई कोर्ट के केसेस को बता सकते हैं कि हाई कोर्ट में भाई 62 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। ठीक है, लोअर कोर्ट्स में 5 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हैं। या पिछले 10 सालों में देखोगे तो 50 लाख से ज़्यादा केसेस आज के समय पर 50 लाख से ज़्यादा केसेस ऐसे हैं जो 10 साल पुराने हैं, जिनको कोई यहाँ पे जस्टिस मिला ही नहीं है। समझ गए? तो ये हो गया यहाँ पर हमारा एक और आर्टिकल समाप्त। फिर याद आ रहा होगा हमने एक डिस्कस किया था भारत के पहले बायो एथेनॉल प्लांट के बारे में। लेकिन इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले आप सोचोगे सर मज़ा आ रहा है, ये मैंने आपको लगभग एक दिन के सारे न्यूज़ ख़त्म कर दिए हैं, वो भी 20 मिनट में, जो अभी हमने न्यूज़पेपर में कवर किया है।
और वो भी डिटेल में हर एक बात, हर एक पॉइंट, जो पॉइंट आपको पढ़ाया है ना। तो दोस्तों यहाँ पर एक्चुअली में ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये पीडीएफ ज्वाइन करने के लिए आप एक अपना पेड ग्रुप ज्वाइन करके रख सकते हैं, क्योंकि जितने भी पीडीएफ्स होते हैं हमारे चैनल के, ये हम सब पेड ग्रुप में ही प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा एक पेड ग्रुप है, उसको ज्वाइन करके रख सकते हैं लंबे समय के लिए, अगर आप लोग करंट अफेयर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा एंड डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अपना ग्रुप ज्वाइन करके रख लेना, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पीडीएफ मिलते हैं। आपका अमाउंट तुरंत रिकवर भी हो जाएगा। ठीक है, रिकवर हो जाएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि ग्रुप में जब आप ऐड होंगे तो सारे पुराने पीडीएफ्स भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। चलिए फिर अगले आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है भारत के पहले बैम्बू बेस्ड बायो एथेनॉल प्लांट के बारे में। याद आ रहा होगा, ये रही आपके सामने खबर। देखो मैंने खबर लगा दी है, इस वजह से ये पीडीएफ थोड़ा सा लेंदी लगेगा, फिर भी मैंने 15 पेज में यहाँ पर कवर कर दिया है। लेकिन इससे क्या हुआ, एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कर दिया है, जहाँ पे क्या होगा, जो बैम्बू होता है, बांस होता है, उससे इथेनॉल बनाया जाएगा। फिर उस इथेनॉल को क्या करेंगे भाई, इथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंड करेंगे, जिससे पेट्रोल की खपत भारत में कम हो जाएगी। क्योंकि आज हम लोग पेट्रोल बना रहे हैं कच्चे तेल से, और वो कच्चा तेल हमें बाहर दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है, हमारी निर्भरता बहुत ज़्यादा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने उस कच्चे तेल में या पेट्रोल बनाया जो हमने, उसमें इथेनॉल मिला दिया, मिक्स कर दिया। तो जब इथेनॉल को ब्लेंड कर दिया तो आज हम लोग E20 फ्यूल की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट में पेट्रोल के अंदर में 20% इथेनॉल को मिला चुके हैं। तो वो जो 20% इथेनॉल है वो गन्ने से बनता है या दूसरे और आइटम से बन रहा है। तो दोस्तों वो हमारे देश में बन जाता है, तो हमें पेट्रोल की जो खपत है वो थोड़ी सी कम लगती है। तो वो जो पेट्रोल पे हम इतना सारा पैसा खर्च कर रहे थे उस पर थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि बाहर से इतना मंगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी ज़रूरत यानी उसमें 20% के आसपास इथेनॉल हम मिला रहे होंगे जो हमारे देश में बन रहा है। तो अब जो इथेनॉल है, जैसे पहले गन्ने से बन रहा था, अब ये बैम्बू से भी बनाया जाएगा, यानी बांस से बनाया जाएगा। और बैम्बू से इथेनॉल बनाने की जो ये फैक्ट्री है, बेसिकली इसका उद्घाटन हुआ है। इसकी लोकेशन क्या है, असम के अंदर गोलाघाट। ठीक है, याद रखिएगा। तो दुनिया का पहला बैम्बू बेस्ड बायो एथेनॉल प्लांट है ये। इसमें 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, जहाँ पे बायो एथेनॉल बनेगा, और 7,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा जहाँ पे पॉलीप्रोपाइलीन का ऊपर काम होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला जा रहा है इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इसका इम्पैक्ट यह है कि 200 करोड़ रुपए की इकोनॉमी के अंदर बूस्ट मिलेगा असम के अंदर में। और जो हमारा टारगेट है कि हम लोग अभी चाहते हैं, जैसे 2025 तक तो टारगेट ये हो चुका है, जो हम अचीव कर चुके हैं कि हम पेट्रोल के अंदर में 20% इथेनॉल मिला चुके हैं। आगे हमारे और भी बड़े टारगेट्स हैं, जैसे प्रदूषण को कम करना, क्योंकि इस वाले पेट्रोल से प्रदूषण कम हो जाता है। तो 2070 तक नेट ज़ीरो टारगेट अचीव करने, ये भी हमारा मेन पर्पज़ है। समझ गए। और सबसे बड़ा काम देखो बैम्बू को लेकर ना, कुछ और 2-4 फैक्ट्स हैं, प्लीज़ ये भी याद रखिएगा। जैसे सबसे पहला फैक्ट यह है कि बैम्बू के मामले में भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, चाइना नंबर 1 पर है। ठीक है, जैसे हमने सेब की बात की थी, तो सेब में चाइना नंबर 1 पर है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर। वैसे ही यहाँ पर दोस्तों बैम्बू में भी चाइना नंबर 1 पे प्रोड्यूसर है, और जो इंडिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। भारत में जो बांस सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ग्रो किया जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जब हम बात करते हैं तो सिक्किम को छोड़ के बाकी सब राज्यों में ये ग्रो होता है। और इसी आज बांस का इस्तेमाल पेपर को बनाने में, फर्नीचर बनाने में, हैंडीक्राफ्ट, बायोफ्यूल, कंस्ट्रक्शन, कार्बन सिंक, इन सब में इस्तेमाल होता है। कार्बन सिंक मतलब बोले तो यानी जो बैम्बू है ये कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का काम करता है। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन मतलब कार्बन को एब्जॉर्ब करता है। भाई जो हमारे पेड़ पौधे करते हैं, सिंपल सी बात है ना, हमसे कार्बन लेते हैं, हमको ऑक्सीजन देते हैं, वही काम करता है बैम्बू भी। फिर सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, बैम्बू के अंदर में FDI भी अलाउ कर रखी है। ध्यान रखना है, स्टेटमेंट कोई मिल जाए तो घबराइएगा मत, याद रखिएगा 100% FDI अलाउ कर रखा है कि बैम्बू के इंडस्ट्री में बाहर से कोई भी आकर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। फिर बात आती है एक्सपोर्ट पोटेंशियल की। तो इंडिया ढेर सारा बैम्बू एक्सपोर्ट भी करता है अलग अलग देशों को, जिसमें मिडिल ईस्ट भी है, USA भी है, यूरोपियन यूनियन के देश भी हैं जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं। फिर याद आ रहा होगा हमने एक और आर्टिकल डिस्कस किया था कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक पर्टिकुलर केस आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं BR गवई जी, उनका स्टेटमेंट आया कि जो आधार है इज़ अ पार्ट ऑफ स्टैट्यूट
एंड कैन बी यूज्ड बाय वोटर्स। मामला ये चल रहा था कि बिहार के अंदर में आपको याद होगा इलेक्शन आने वाले हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाम का यहाँ पर एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया, जहाँ पे वो चाहते हैं कि भाई जो भी वोटर लिस्ट है उसको इस तरीके से तैयार किया जाए कि भाई वो जो व्यक्ति है वो भारत का नागरिक हो और उसी का ही नाम दर्ज हो। तो इसके लिए यहाँ पर याद होगा एक लिस्ट जारी करी गई थी। उस लिस्ट में यहाँ पर ये बोला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि भाई ये 11 डॉक्यूमेंट है, ये 11 डॉक्यूमेंट हमको चाहिए। अगर ये 11 डॉक्यूमेंट में से कोई से भी डॉक्यूमेंट आपके पास में है तो आप बिहार में वोट दे पाएंगे, जो इलेक्शन आने वाले हैं उसमें नवंबर के महीने में। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दोस्तों इसी में ही दोस्तों ये आधार कार्ड को हटा दिया था। ये कह दिया था कि भाई आधार कार्ड इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आधार कोई भी बनवा सकता है। आप बाकी सब कुछ ले आओ, आपके पास में लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह हैं वो भी ले आओ, ज़मीन के कागजात वगैरह हैं वो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन आधार कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आया भाई बीच में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फटकार लगाई, बोला क्यों नहीं करोगे, आधार कार्ड इज़ अ पार्ट ऑफ लॉ एंड इसको वोटर्स के थ्रू इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये था ऑर्डर, बस इतना काम था, इतना पढ़ना था। अब सुप्रीम कोर्ट ने बस खाली यहाँ पर ना 2-3 अलग अलग लॉज मेंशन करे गए थे, तो वो लॉज आपको याद रखने हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वालों ये बताओ, ये तो तुम्हारा ही एक्ट है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 सेक्शन नंबर 23 क्लॉज नंबर 4, तो ये तुम्हारा ही लॉ है। तो तुम्हारा ही लॉ कहता है कि हम आधार को लेकर परमिशन देते हैं कि आधार एक्सेप्ट किया जाएगा इन द वोटर रोल, तो आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे। तो ये दोस्तों याद रखिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कहती है कि आधार जो है, जैसे मैंने बोला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने केवल 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी कि भाई इस वाले पर्चों में से कोई भी डॉक्यूमेंट ले आओगे आपका नाम जारी कर देंगे, आधार कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला करना पड़ेगा, और बोला भाई 11 डॉक्यूमेंट तो आपने दिए थे, 12वां आधार कार्ड है, आधार कार्ड से भी वोटर लिस्ट तैयार करो। तो की पॉइंट्स क्या निकलते हैं कि आधार जो एक पहचान बताता है इंसान की, और इसको लेकर ये बात उठा भी था कि भाई ये आधार जो है ये केवल एक पहचान देता है, ये नागरिकता नहीं देता, सिटीजनशिप नहीं देता, है ना। सिटीजनशिप का मतलब ये नहीं है, क्योंकि आपका वो सिटीजनशिप को लेकर एक अलग चीज़ है, वो डॉक्यूमेंट्स अलग हैं जहाँ पे आप भारत की नागरिकता दिखाएंगे, ठीक है, समझ गए। तो ये आधार जो है ये नागरिकता का कोई बेस नहीं है, ये केवल आपको आइडेंटिटी देता है, एक पहचान देता है, नॉट द प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, समझ गए। फिर बात आती है राइट टू वोट की। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई राइट टू वोट एक स्टैचुटरी राइट है, भाई इस अधिकार की सुरक्षा की जाए। कंट्रोवर्सी बस खाली यही आ गई कि आधार कार्ड लोग फेक भी बनवा लेते हैं, तो नॉन सिटीजन क्या इलेक्शन में वोट दे पाएंगे, ये हमारे सामने एक क्वेश्चन उठ रहा है, जिस वजह से मामला ये चर्चाओं में था। चलिए फिर अगले न्यूज़ आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था भारत के सी बैड एक्सप्लोरेशन के बारे में। याद आ रहा होगा एक खबर पब्लिश हुई थी, ये रही दोस्तों खबर, कि भाई इंडिया को लाइसेंस मिल गया है कि वो इंडियन ओशन में 2 इंपॉर्टेंट जगहों पर क्या कर सकता है। मतलब वैसे भारत ने जो अप्लाई किया था, क्योंकि लाइसेंस किससे मिला है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से मिला है। इस इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का काम है दुनिया के समुद्र पे निगरानी रखना, है ना। तो भाई यहाँ पर इंडिया ने सोचा कि हमारे आसपास इंडियन ओशन में 2 इंपॉर्टेंट जगह है, एक है कार्ल्सबर्ग रिज नाम की जगह और दूसरा है निकेतन सी माउंट, ये समुद्र की गहराई में जाकर है, ठीक है। अब क्या है, इंडिया ने यहाँ पर दोनों का ही लाइसेंस मांगा था इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से कि भाई हम यहाँ पे खनन करना चाहते हैं, डीप सी माइनिंग करना चाहते हैं, समुद्र के अंदर से कुछ नए मिनरल निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो जब मिनरल निकालने के लिए लाइसेंस मांगा तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने यह लाइसेंस भारत को दे दिया है। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट और सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि जो लाइसेंस मिला है वो हमें कार्ल्सबर्ग रिज के लिए मिला है, बस निकेतन सी माउंट के लिए यहाँ के लिए लाइसेंस अभी हमें नहीं मिला है, हमने अप्लाई कर रखा है। तो कार्ल्सबर्ग रिज आप लोगों से पूछ सकता है, तो समुद्र के अंदर यहाँ पे कुछ रिजेस हैं जहाँ से मैग्मा वगैरह निकलता है ना, तो वो रिजेस फॉर्म होती हैं। तो जब मैग्मा वगैरह निकलता है ना, वो चट्टानें जो बनती हैं, क्योंकि वो पानी में आती हैं तो ठंडी हो जाती हैं, जम जाती हैं, तो वो जो चट्टानें हैं, रॉकी पार्टिकल्स, उनको बोलते हैं पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स। और ये पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स भरपूर मात्रा में रिच होते हैं मिनरल से, यानी इनमें खनिज पदार्थ कूट कूट के भरे हुए होते हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि भाई इस पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स को समुद्र से निकाला जाए, इसमें से खनिज पदार्थों को अलग किया जाए और फिर उसका इस्तेमाल किया जाए अपने देश के अंदर। तो ये इंडिया का मेन पर्पज़ है। तो भारत को लाइसेंस मिल गया कार्ल्सबर्ग रिज के लिए, याद आ रहा होगा, लेकिन जो लाइसेंस है वो निकेतन सी माउंट के लिए नहीं मिला है, ठीक है। तो दोस्तों दूसरी बात ये भी याद रखना है, जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है इसने लाइसेंस दिया है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जमाइका के अंदर है।
आगे की बात सुनिए। कार्ल्सबर्ग रिज हम लोगों ने समझ लिया है, हमने पहले भी अप्लाई किया था, वो बात समझ ली है। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स क्या होते हैं याद रखिएगा, भारत को ये लाइसेंस मिल गया है, पहला लाइसेंस, वो भी कार्ल्सबर्ग रिज के लिए। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स में ना क्या होता है, क्यों हम इसके पीछे पड़े हैं, इसमें ढेर सारा मैंगनीज होता है, कोबाल्ट होता है, निकेल होता है, कॉपर होता है, हम लोग इस वजह से इसके पीछे पड़े हैं क्योंकि ये चीज़ें आज हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से। तो भाई इसको समुद्र से निकाल सकेंगे, इसकी माइनिंग कर सकेंगे और फिर यहाँ पर इसको यूज़ भी कर पाएंगे बेटर तरीके से आगे फर्दर अलग अलग पर्पज़ के लिए। समझ गए। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट बंजाराज। तो आपको याद होगा बंजाराज के बारे में डिस्कशन किया था, क्यों डिस्कशन किया था, ये रहा आपके पास में आर्टिकल। देखो मराठास के बाद जो बंजाराज हैं वो यहाँ पे एक लड़ाई लड़ रहे हैं करंट समय पर महाराष्ट्र में। बंजाराज की मांग है कि उनको स्केड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया जाए, स्केड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। तो बंजाराज जो हैं ये केवल महाराष्ट्र में नहीं रहते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र के अलावा इनकी छोटी आबादी कुछ और राज्यों में भी है, राजस्थान में भी ये प्रेजेंट हैं। लेकिन दूसरे जब ये राज्यों में आपको देखने को जब मिलते हैं तो दूसरे राज्यों में इनको स्केड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया गया है, लेकिन महाराष्ट्र में ये वाला स्टेटस नहीं है। तो महाराष्ट्र के अंदर में बंजारास कम्युनिटी चाहती है कि उनको ये वाला स्टेटस दिया जाए। क्यों? क्योंकि जब ये स्टेटस मिलेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, स्केड्यूल ट्राइब्स के जो भी फायदे होते हैं, जो भी बेनिफिट्स होते हैं, वो बेनिफिट्स इन सभी लोगों तक पहुंच पाएंगे। तो बंजाराज के बारे में याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। बंजाराज को हम लोग बेपरी, लबन या मुकई के नाम से जानते हैं। इनकी भाषा में गोर बोली भाषा देखने को मिलती है, लंबाड़ी भाषा इस्तेमाल करते हैं, इंडो आर्यन लैंग्वेजेस हैं ये। इनका एक ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं टांडा। क्यों? क्योंकि ये इतिहास में देखोगे तो बड़े व्यापारी हुआ करते थे, ये ट्रेड करते थे इधर से उधर। जब व्यापारी थे तो ग्रुप में घूमते थे भाई, ग्रुप में ट्रेड करते थे, तो ग्रुप को लीड करता था एक नायक, उस नायक को ये टांडा कहते थे। इतिहास देखोगे तो जैसे अलाउद्दीन खिलजी के समय पर अनाज को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन्हीं बंजारा कम्युनिटी का इस्तेमाल किया जाता था। मुगल्स के समय पर जो यहाँ पे आर्मीज़ को आर्मी वालों को जो ये कह सकते हैं अनाज दिया जाता था, वो भी बंजारास के थ्रू दिया जाता था। तो ये बड़े ट्रेडर हुआ करते थे उस समय पर। इनके एक लीडर हैं सबसे बड़े संत सेवलाल महाराज, जिन्होंने लड़ाई लड़ी है बंजारास के लिए, बंजारास की एक पहचान बनाई रखी जा सके, बंजारास अपनी पहचान को कभी खोए ना, उसकी लड़ाई लड़ी है। तो उनको पूजा जाता है इस कम्युनिटी के अंदर में। तो ये सभी लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र में उनको स्केड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाए। तो सर ये कैसे दिया जाता है, तो आइए वो प्रोसीजर डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका पॉलिटी का हिस्सा है, ये हमने पढ़ा भी है। तो स्केड्यूल ट्राइब का स्टेटस देने के लिए जो आज हमारे संविधान में आर्टिकल हैं, इसमें आर्टिकल 366 क्लॉज 25, 342 क्लॉज 1 एंड 342 क्लॉज 2 का मेंशन किया गया है। देखो मैं आपको बताऊं, एक्चुअली में क्या हुआ, एक कमेटी का गठन किया गया था जिसका नाम है लोकुर कमेटी। तो लोकुर कमेटी ने यहाँ पे 5 अलग अलग क्राइटेरिया बताया कि ये 5 चीज़ें हैं, इस 5 चीज़ों के आधार पे, यानी कोई भी कम्युनिटी, कोई भी यहाँ पर ऐसी समुदाय है जो ये 5 चीज़ें फॉलो करती है या 5 चीज़ें उनमें देखने को मिलती हैं, तो उसके आधार पर उनको स्केड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिल जाएगा। कि उनका इतिहास क्या रहा है, उनका कल्चर, वो कितने आइसोलेट हैं, कितना शाइनेस है या कितना बैकवर्ड रहे हैं, तो उस आधार पर उनको एसटी का स्टेटस दिया जाएगा। अब मान लो यहाँ पे जब बंजारास जो डिमांड कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार से हमको एसटी का स्टेटस मिले, और महाराष्ट्र सरकार मान लो कल तैयार हो जाती है एसटी का स्टेटस देने के लिए, तो शुरुआत कैसे होगी? पहले ये स्टेट गवर्नमेंट रिपोर्ट तैयार करेगी, वो रिपोर्ट तैयार करके बंजारास कम्युनिटी का रिपोर्ट देगी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से ये रिपोर्ट जाएगा नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल ट्राइब्स को, फिर जाएगा यहाँ से ये रिपोर्ट जाएगा कैबिनेट के पास यानी गवर्नमेंट के पास, फिर गवर्नमेंट अप्रूवल देगी, देन जाएगा ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास, लास्ट में प्रेसिडेंट साइन करेंगे, अपने सारे अप्रूवल्स देंगे, तब जाके यहाँ पर उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को स्केड्यूल ट्राइब में कवर किया जाता है। याद आ गया होगा ये पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बहुत विस्तार से पहले समझा रखा है। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल। फिर हमने आईएनएस निस्तार एंड पैसिफिक रीच के बारे में डिस्कस किया था। एक बहुत बड़ा अभ्यास है जिसको बोलते हैं XPR 25। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में था। ठीक है, रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि एक बहुत बड़ा अभ्यास दोस्तों कंडक्ट किया जा रहा है XPR 25। ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे हो रहा है, साउथ चाइना सी में हो रहा है, और भारत ने भी इस बार पार्टिसिपेट किया है। और भारत ने जब पार्टिसिपेट किया तो भारत का कौन सा जहाज़ गया था? INS निस्तार गया था। INS निस्तार भारत का खुद का बनाया हुआ डाइविंग सपोर्ट वेसल है, खुद का बनाया हुआ यहाँ पर ये जहाज़ है, जिससे कई बार समुद्र की गहराइयों में कोई रेस्क्यू मिशन चलाना होता है, सबमरीन रेस्क्यू एक्सरसाइज चलानी होती है, तो उसको हम लोग यहाँ पर ये कंडक्ट कर सकते हैं। तो XPR 2025 याद रखिएगा एक बहुत बड़ा अभ्यास है। ये कौन सा अभ्यास है? इसमें बहुत सारे देश शामिल हैं, साउथ चाइना सी में इस बार हो रहा है। होस्ट करने वाला देश कौन सा है? सिंगापुर। तो सिंगापुर ने भारत को भी इन्वाइट किया, तो भारत अपना INS निस्तार लेकर पहुंच गया। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है
कि आईएनएस निस्तार रिसेंटली न्यूज़ में था या क्या है, तो खुद का बनाया हुआ डाइविंग सपोर्ट वेसल है, प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखिएगा। समझ गए? चलिए आगे आते हैं। फिर बात आती है सुप्रीम कोर्ट का, आपको याद होगा एंटीसिपेटरी बेल को लेकर एक बहुत बड़ा जजमेंट जो स्पेशली कास्ट के क्राइम को लेकर रिसेंटली आया है, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। अब ये मामला क्या है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ अच्छी तरीके से। देखो होता क्या है, जब हम लोग कम्युनिटीज़ की बात करते हैं तो भारत में रिजर्वेशन दिया गया है अलग अलग कम्युनिटीज़ को, SC ST OBC है ना, उसके अलावा EWS, तो इस कैटेगरी में ये रिजर्वेशन दिया जाता है। और जब हम SC ST की बात करते हैं दैट मीन्स शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स पे कई बार बहुत अत्याचार होते हैं, एट्रोसिटीज़ यहाँ पर दिखाई जाती हैं। तो उस अत्याचार को रोकने के लिए इतिहास में एक बहुत बड़ा कानून लेकर आया गया था। कानून क्या है? SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। तो 1989 का यहाँ पर ये लॉ है, जहाँ पे क्लियरली लॉ में ही लिखा है कि SC ST के ऊपर में अत्याचार को रोका जाएगा इस लॉ के माध्यम से। अत्याचार मतलब अगर उनके जाति के आधार पे कोई इंसल्ट कर रहा है पब्लिक में, जो सामने दिखाई दे रहा है, या फिर उनके ऊपर में बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है, इनको धमकाया जा रहा है वोटिंग देने के लिए कि भाई वोट देना है, तो अगर कोई ऐसा यहाँ पर काम हो रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में ये लॉ काम करता है, SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट, और यहाँ पर ये SC ST कम्युनिटीज़ को बचाता है। समझ गए कि हाँ भाई इनके पास में ये प्रोटेक्शन है। तो रिसेंट कोई केस हुआ होगा, तो वो केस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट तक इसलिए चला गया क्योंकि बीच में क्या होता है, बॉम्बे हाई कोर्ट के पास में जब ये केस आया तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया कि इस केस के अंदर में जो व्यक्ति था, जो एक्यूज था, जिस पे इल्ज़ाम लग रहे थे कि भाई उसने प्रताड़ित किया है SC ST कम्युनिटी को, रॉड वगैरह से मारा है, एब्यूज़ किया है, ये सब कुछ है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिर भी उसे एंटीसिपेटरी बेल दे दी थी। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है? एंटीसिपेटरी बेल वो बेल होती है जो अरेस्ट होने से पहले दे दी जाती है ना। भाई व्यक्ति अरेस्ट हो रहा है तो वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करता है, तो पहले यहाँ पर जो बेल मिल जाती है वो एंटीसिपेटरी बेल है। एक रेगुलर बेल वगैरह भी होती है, तो बेल के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई सुन लो, SC ST बहुत मजबूत कानून है, तो एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी। बस यही जजमेंट था। यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल को मना कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई पुराने वाले केस को उठा लो। पुराने वाला केस कौन सा हो गया? बलोथिया केस हो गया, विलास पवर का हो गया, पृथ्वीराज चौहान का हो गया केस। इन सभी केसेस में एंटीसिपेटरी बेल के ऊपर में रोक लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। और कोर्ट में ये भी बात बोली गई है कि अगर ये सामने क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप एब्यूज़ कर रहे हैं, जाति के आधार पे SC ST की बेइज्जती कर रहे हैं या इंसल्ट कर रहे हैं, उनको मारपीट कर रहे हैं या फिर डरा धमका कर वोट ले रहे हैं, तो उस आधार पे दोस्तों क्या होगा, एक व्यक्ति को सज़ा मिलेगी, जेल जाना पड़ेगा। और ये सज़ा बहुत ही ज़्यादा बड़ी है सज़ा है, ठीक है, ये सज़ा बहुत ही ज़्यादा बड़ी सज़ा है, याद रखिएगा। 6 महीने की सज़ा हो सकती है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा किसी को मान लो आपने बहुत टॉर्चर किया है, जो सामने दुनिया के सामने दिख रहा है, इतना टॉर्चर किया है, बहुत मारा पीटा है, तो उस आधार पे एक व्यक्ति को मृत्यु दंड भी मिल सकता है, कम से कम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा जीवन मृत्यु की सज़ा मिल सकती है। समझ रहे हैं? तो ये पर्टिकुलर केस हुआ था जिस वजह से चर्चाओं में था। फिर अगला न्यूज़ आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, ये आपको याद होगा कि जो भारत की आर्मी ट्रूप है, स्पेशली इंडियन आर्मी के डिफरेंट यूनिट्स हैं जो भारत में अलग अलग जगह पर स्प्रेड कर रखे हैं, जिसमें से एक यूनिट है दोस्तों यहाँ पर त्राई शक्ति कॉर्प्स, याद रखिएगा। अब जो त्राई शक्ति कॉर्प्स वाला यूनिट है, इसका हेडक्वार्टर वेस्ट बंगाल के अंदर सुकना में प्रेजेंट है। अब बस खाली इतना ही याद रखना है कि त्राई शक्ति कॉर्प्स का मेन काम क्या है। इस वाले यूनिट का मेन काम है जितने भी हमारे ईस्टर्न हिमालयाज हैं उनकी सुरक्षा करना, यानी सिक्किम, नॉर्थ बंगाल में जो ईस्टर्न हिमालयाज हैं उनकी सुरक्षा करना। तो एक्चुअली में क्या होता है कि इंडियन आर्मी ने एक रूट मार्च करवाया आज से कुछ दिनों पहले। ये 6 दिन का रूट मार्च था। इसमें 17,000 की फीट की ऊंचाई पर पहाड़ों पर इंडियन आर्मी के लोगों को ले जाना था, ठीक है। ये पहुँचे, ये कुछ लोग गए, यहाँ पर 10 लोग थे, और इनको पहुँचाया गया ताकि यहाँ पर क्या हुआ, हम चेक कर सके कि इनके पास में मैन पावर है या नहीं है, उनका स्टैमिना टेस्ट करने के लिए, एंड्योरेंस टेस्ट करने के लिए। और भाई बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे, ठंड रहती है, तो वो उसको मतलब ऑब्जर्व कर पाते हैं अपने पास में, मतलब उस कंडीशन में रह पाता है नहीं रह पाता, उसको चेक करने के लिए। क्योंकि हमारे जनरल साहब का कहना यह है कि इंडियन आर्मी जो है ना, ये हम लोग ऐसा तैयार कर रहे हैं कि भाई, क्योंकि देखो होता क्या है कि जब भी कोई पहाड़ों पर लड़ाई होती है या पहाड़ों पे जंग होती है, जैसे सियाचिन ग्लेशियर का कारगिल वॉर आपको देखने को मिलेगा, तो ड्रोन्स वगैरह काम नहीं करते, हथियार इतने काम नहीं करते, वहाँ पर मैन पावर की ज़रूरत है। तो आर्टिकल में वही बोला जा रहा है कि उसके लिए तैयार होने के लिए, क्योंकि चाइना के साथ में हमारे संबंध खराब हैं, स्पेशली सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में, वो सारा पहाड़ी इलाका है।
तो हमें पहले से अपने आप को तैयार करना होगा। तो ये जो तैयार किया जा रहा है, ह्यूमन को तैयार किया जा रहा है, हम अपने आर्मी को रेडी कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे कोई ऐसी बैटल होती भी है तो हम रेडी हैं, हम कोई ड्रोन और इन सब मशीन के भरोसे नहीं बैठे हैं। तो मैन बिहाइंड द मशीन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द मशीन, ये आर्टिकल में बोला गया है। जो इंसान मशीन के पीछे है वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो ज़्यादा काम का है उस मशीन से। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर हमने अगला आर्टिकल डिस्कस किया था जहाँ पे आपको याद आ रहा होगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने GLP-1 जो ड्रग है इसको एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट की कैटेगरी में डाल दिया। याद आ रहा होगा, हमने पढ़ाया था। तो GLP-1 ड्रग्स कौन सी हैं? ये वो दवाइयाँ हैं दोस्तों जो कि डायबिटीज़ वगैरह या ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करती हैं। इनमें कौन कौन सी दवाइयाँ हैं तो आप नाम ध्यान रखिए, सेमाग्लूटाइड, उसके अलावा दुलाग्लूटाइड है ना, फिर उसके बाद में लीराग्लूटाइड, टिर्ज़ेपेटाइड, ये सारी दवाइयों के नाम हैं। ऐसा कोई दवाई का नाम मिल जाए या इनका यूजेज आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिए इनका मेन काम है ब्लड शुगर को कम करना, वेट कम करना और कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ को इम्प्रूव करना। ये इनका मेन पर्पज़ है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर क्या किया, एक कमेटी बनाई और उस कमेटी के तहत यहाँ पर ये बोला कि ये जो दवाइयाँ हैं GLP वाली, जिसमें ये सारी दवाइयाँ हैं, इनको एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट की लिस्ट वाली कैटेगरी में डाल दो। इस लिस्ट में डालने से क्या होगा कि जो दवाई है इसको सस्ता बनाया जाएगा, अफोर्डेबल बनाया जाएगा, ताकि लोग यहाँ पर इसको परचेज कर सकें, क्योंकि भारत में ये GLP ड्रग बहुत महंगा है। क्वेश्चन ये है कि ये GLP ड्रग करता क्या है। देखो, हमारे बॉडी में अलग अलग हार्मोन्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक हार्मोन होता है GLP-1 और दूसरा हार्मोन होता है GIP। जो GLP-1 है वो है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1, जो GIP है वो है ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड। तो ये दो हार्मोन्स के नाम हैं। ये दोनों के दोनों हार्मोन्स हमारे पेट में, आंतों में जो इंटेस्टाइन होती है, गट्स होते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो हार्मोन्स है ध्यान रखिएगा, जैसे GLP-1 की बात करेंगे तो जब आपको भूख नहीं लगती, आप बहुत भरा भरा सा महसूस करते हैं, तो वो महसूस करवाने वाला काम इसी हार्मोन का होता है। आपके बॉडी में डाइजेशन को कंट्रोल करना, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम इस GLP-1 का होता है। उसी तरीके से बॉडी में जो भूख कंट्रोल करने का काम करता है, ब्लड शुगर कंट्रोल करने का काम करता है, वो यहाँ पर GIP है। तो दोस्तों ये जो GLP-1 दवाई है ना, ये इस हार्मोन को कॉपी करती है और कॉपी करके आपके जब आप खाओगे तो फिर ब्रेन को बार बार सिग्नल देती है कि भाई तेरा पेट भरा हुआ है, कुछ खाना मत। जब कुछ खाओगे नहीं तो वो ऑब्वियसली शुगर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होगा। जब ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होगा तो जो बॉडी वेट है, क्योंकि खा भी नहीं रहे हो, तो बॉडी वेट भी कंट्रोल हो जाएगा। तो ये मेन पर्पस होता है, वजन घटाने के लिए भी GLP-1 ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। इसमें दो हार्मोन्स का रोल है, ध्यान रखिएगा, GLP-1 और GIP। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इन्हीं दो हार्मोन्स की कॉपी करती हैं ये सारी दवाइयाँ, सेमाग्लूटाइड, दुगलाग्लूटाइड, जो भी है, ये सारे नाम आपके सामने प्रेजेंट है। फिर अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था GST चैलेंज को लेकर। आपको याद होगा कि जो मैन मेड फाइबर सेक्टर है, इसमें GST का एक बहुत बड़ी समस्या करंट समय पर देखने को मिल रही है। इसमें मैंने इकोनॉमी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटा सा डेफिनेशन आपको बताया था, वो था इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। बहुत इजी भाषा में समझेंगे तो डोंट वरी। देखो, आज भारत के अंदर में जो टेक्सटाइल सेक्टर है, जो कपड़ा पूरा इंडस्ट्री है, कपड़ा उद्योग है, इस कपड़े उद्योग को चलाने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, बहुत सारा मटेरियल चाहिए। क्या चाहिए, बहुत सारा मैनमेड फाइबर्स चाहिए, रेशे चाहिए, धागा चाहिए, उससे कपड़ा बनेगा, तभी तो यहाँ पर वो कपड़ा उद्योग चलेगा, है ना। तो वो जो फाइबर बनाया जाता है, मैनमेड फाइबर, वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनाया जाता है। जो रॉ मटेरियल होता है स्पेशली, जिसमें एक मटेरियल होता है PTA, जिसको बोलते हैं प्यूरिफाइड टेरेफेथलेटिक एसिड। दूसरा होता है MEG यानी मोनो इथाइलिन ग्लाइकोल। तीसरा होता है PET, दैट इज पॉली इथाइलिन ट्रेफ्थलेट। तो ये जो है दोस्तों, यहाँ पर ये आइटम्स जो देखने को मिल जाते हैं, ये रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। इस कच्चे माल से यहाँ पर क्या होगा, ये सीधा कपड़ा बनता है, क्लॉथ्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि अभी आपको पता है GST में बदलाव किया गया है, जो 22 सितंबर से लागू होगा। तो GST में जब बदलाव हुआ तो ये बोला जा रहा है कि भाई कपड़ों के ऊपर में जो टेक्सटाइल्स हैं उस पर 5% GST कर दी गई, कम कर दिया गया है। लेकिन कपड़ों का जो रॉ मटेरियल है, इस पर 18% GST कर दी गई है। तो जो मैन्युफैक्चरर है, जो यहाँ पर बनाएगा, ये कच्चा माल लाएगा। कच्चा माल जब ये लाएगा तो अपने पास से ये 18% GST देगा, लेकिन जब ये कपड़ा बनाकर मार्केट में बेचेगा तो इसे केवल 5% GST मिलेगी। तो ये कह रहा है कि इससे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसमें सुधार करना होगा, ये गलती हो गई है, समझ गए। तो इस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ एक ऐसी कंडीशन आ गई है जहाँ पे जो रॉ मटेरियल होता है, दैट मीन्स इनपुट की बात कर रहे हैं, जो इनपुट होता है उस पर टैक्स ज़्यादा लगता है आउटपुट से, जो प्रोड्यूस हुआ है उससे ज़्यादा टैक्स लग रहा है रॉ मटेरियल, कच्चे माल पे।
तो बताइए ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। याद रखिए, दिमाग में बैठा के रखना। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वो कंडीशन है जब इनपुट टैक्स ज़्यादा हो जाता है आउटपुट से, यानी रॉ मटेरियल पे टैक्स ज़्यादा है, जबकि पूरा वो सामान जब तैयार हो जाता है तो उस पर उतना टैक्स नहीं है जबकि। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं। फिर हमने एक और आर्टिकल डिस्कस किया था, वो था स्पेशली डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में, याद आ रहा होगा। ये न्यूज़ आर्टिकल है जिसमें बोला गया था कि भाई वेलफेयर बोर्ड बनाया तो गया है डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए, सेमी नॉमेडिक ट्राइब्स के लिए, नॉमेडिक ट्राइब्स के लिए, लेकिन वो बोर्ड सही से काम नहीं कर रहा है। तो वही मुद्दा उठाया गया। पहले मेरी बात सुनिए कि ये डी नोटिफाइड ट्राइब, नॉमेडिक ट्राइब और सेमी नॉमेडिक ट्राइब्स कौन सी होती हैं। ये सारे के सारे वो ट्राइबल ग्रुप हैं जिन्होंने इतिहास में बहुत समस्याएं फेस की हैं, कष्ट फेस किया है। कष्ट कैसे फेस किया है कि भाई अंग्रेज़ों ने ना इनको क्रिमिनल ट्राइब का टैग दे दिया था। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर इनको क्रिमिनल ट्राइब का मतलब क्या है, इनको शुरू से ही अपराधी घोषित कर दिया। अब मान लो इन ट्राइबल कम्युनिटी में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो शुरू से ही उसको एक अपराधी का टैग मिल चुका है। कुछ ऐसा स्थिति यहाँ पर बन चुकी थी। तो देश आज़ाद होता है बाद में, ये जो टैग है क्रिमिनल ट्राइब का ये हमने हटाया और इनको डी नोटिफाइड ट्राइब्स फिर बाद में बोला गया। फिर अब इनके सुरक्षा की बात की गई, प्रोटेक्शन की बात की गई, तो इसके लिए आईडेट कमीशन बैठा 2017 में। ठीक है, अब इस कमीशन ने दोस्तों 1200 अलग अलग जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स, नॉमेडिक ट्राइब और सेमी नॉमेडिक ट्राइब्स हैं, इन ऑलरेडी SC ST OBC लिस्ट में है, इनको क्लासीफाई किया। तो ये ग्रुप्स को बांट दिया गया बेटर तरीके से। अब कुछ को बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कुछ को बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। तो हमने क्या किया कि इस पूरे ट्राइबल कम्युनिटी के लिए एक अलग से बोर्ड बना दिया। डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए मतलब ये वेलफेयर बोर्ड बना दिया गया। अब ये जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स है, नॉमेडिक ट्राइब है, सबके लिए है वेलफेयर बोर्ड, यानी इनके कल्याण के लिए। ये जो बोर्ड बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर बनाया गया था। अब दोस्तों क्या होता है कि ये जो बोर्ड है ना ये कमज़ोर पड़ चुका है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो बोर्ड है बनाया तो 2019 में गया था, लेकिन सर इस बोर्ड में कोई भी स्टाफ नहीं है काम करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर ये कम्युनिटी डिमांड करती है कि इनको एक परमानेंट कमीशन बनाकर दिया जाए जो इनके कल्याण की बात करे। जो जब भी कोई इन्हें समस्या हो तो वो अपनी समस्या को उस कमीशन तक पहुँचा सकें। समझ गए? वैसे इन कम्युनिटीज़ के लिए बहुत कुछ किया गया, जैसे गवर्नमेंट सीड स्कीम लेकर आती है। सीड स्कीम में आप देखोगे तो हमने डी नोटिफाइड ट्राइबल ग्रुप्स को आर्थिक रूप से मजबूत करने की बात की कि भाई इनको घर मिले, एजुकेशन मिले, है ना, जीवन चलाने के लिए यहाँ पर कुछ नौकरी मिले, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया गया। तो ये जो सीड स्कीम है इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया था। तो समस्या क्या है? तो आर्टिकल में बस खाली इतना डिस्कस किया गया था कि ये जो वेलफेयर बोर्ड है इसमें आज डेटा की कमी है, सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। इसलिए यहाँ पर ये कम्युनिटी परमानेंट कमीशन की मांग कर रही है कि इनके लिए परमानेंट कमीशन बनाया जाए। ठीक है, वैसे आप देखोगे इतिहास में ढेर सारे कमीशन बनाए जा चुके हैं, लेकिन वो कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिया है वो सही तरीके से आज रिकमेंडेशन काम नहीं करते हैं, या ये जो पूरा बोर्ड बनाया गया था वो बोर्ड भी ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। तो ये मैटर यहाँ पर उठकर आया था। नाउ अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पर देखोगे तो बात हो रही है CAG के बारे में। याद आ रहा होगा कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को लेकर ये न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि भाई CAG ने डेवलप किया है LLM फॉर एक्यूरेट ऑडिटिंग एंड एफिशिएंसी। मैटर क्या है मैं आपको समझाता हूँ। CAG के बारे में आपने पता होगा कि संविधान के अंदर आर्टिकल 148 में कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में लिखा हुआ है। इनके नए इनिशिएटिव्स के बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं तो फिर अभी ये नया कदम है। नया कदम को सुनने से पहले पुराने कदम सुनो। CAG का मेन काम क्या है? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का मेन काम होता है हमारी राज्य सरकार और हमारी केंद्र सरकार, दोनों जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, ये जो पैसा खर्च कर रही हैं, क्योंकि इनके पास पैसा आ रहा है, अब ये पैसा खर्च जो कर रही हैं वो पैसा सही जगह पर जा रहा है या नहीं जा रहा है, कोई फ्रॉड, कोई स्कैम, कोई घपला तो नहीं हो रहा है। तो उस चीज़ को देखने के लिए ये सारी रिसीट्स को ऑडिट करते हैं, सारे बिल्स यहाँ पर देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन लोगों तक रहे। तो CAG का ये मेन काम होता है। तो CAG ने अपने काम को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी गति को बढ़ाने के लिए क्या किया, इसमें AI शामिल कर लिया, यानी कि जो कह सकते हैं कि LLM जिसको हम बोलते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है, बेसिकली ये शामिल कर लिया। अब क्या है कि CAG कह रहा है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल करके डेटा का एनालिसिस करेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे और सारी डिटेल्स को शेयर करेंगे। इससे क्या होगा, काम बहुत जल्दी जल्दी हो सकेगा और सारी डिटेल्स आ सकेंगी।
बस खाली इतना याद रखना, आर्टिकल 148 में सीएजी के बारे में मेंशन है। तो और सीएजी कौन होता है, मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंट ऑफिस होता है सीएजी का एक, और सीएजी स्पेशली पब्लिक पर्स का गार्जियन होता है, ये भी बात मैंने आपको बताई है। यानी जो आपका पैसा आपने टैक्स पे किया है, गवर्नमेंट के पास गया है, तो उसकी सुरक्षा करने का काम सीएजी का होता है कि वो पैसा सही जगह पर सही तरीके से लगाया जाए, उसका दुरुपयोग ना हो या फिर फ्रॉड या स्कैम करके वो पैसा कहीं पर भी ख़त्म ना किया जाए। ठीक है। फिर जो अगला न्यूज़ आर्टिकल है, इसमें हमने डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की मांग की है, सीबीआई की जांच की मांग की है कि हमारे देश में जो टाइगर्स हैं, जो बाघ हैं, उनकी खाल की, उनकी हड्डियों की तस्करी हो रही है। टाइगर्स को अभी आज भी मारा जाता है। तो इसमें सीबीआई की यहाँ पर एक जांच की बैठक बैठाने की बात की है सुप्रीम कोर्ट ने, जिस वजह से चर्चाओं में है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में दोस्तों बाघ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे मारा भी जा रहा है। लेकिन हम नहीं चाहते जैसे चीता खत्म हो गया वैसे ही बाघ को मारते मारते हम यहाँ पर अपने देश से खत्म कर दें। समझ गए? क्योंकि इंडिया में जब हम बात करते हैं तो भारत में दुनिया के जितने भी टाइगर्स हैं उनकी 70% से ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन इंडिया में प्रेजेंट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में टाइगर्स को स्केड्यूल 1 में रखा गया, यानी हाई प्रोटेक्शन दी गई है। आप इसका शिकार नहीं कर सकते, आप इसको मार नहीं सकते। अगर ये करते हैं तो फिर क्या होगा, उस व्यक्ति को यहाँ पर जेल में डाल दिया जाएगा या फिर उस पे ऊपर फाइन इम्पोज हो जाएगा। हम टाइगर को बचाने के लिए दूसरी तरफ प्रोजेक्ट टाइगर, उसके अलावा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्या क्या नहीं कर रहे हैं, इतने सारे कह सकते हैं स्टेप्स उठा रखे हमने। मार्च 2025 तक भारत के अंदर में टोटल 58 टाइगर रिजर्व्स हैं। ध्यान रखिएगा, जो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है वो है माधव नेशनल पार्क, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। इसमें क्या याद रखना है, इंडिया में 70% से ज़्यादा दुनिया के टाइगर्स हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्केड्यूल 1 में है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अब ये इलीगल तरीके से व्यापार होता क्यों है, क्यों मारा जा रहा है टाइगर्स को? रीज़न यहाँ पर यह है कि टाइगर्स का जो हड्डी है उसका इस्तेमाल किया जाता है कुछ दवा वगैरह में मिलाने के लिए, या उसकी स्किन हो गई, उसका पंजा हो गया, इसकी डिमांड साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादा है। तो वहीं पर दोस्तों ये जो टाइगर्स हैं इनको मार वार के बेच दिया जाता है। समझ गए? फिर अगला न्यूज़ आर्टिकल हमने डिस्कस किया था एक इंपॉर्टेंट बॉडी के बारे में जिसका नाम है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। आई होप आपको ये पता होगा, क्योंकि भारत यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन वाले देशों के साथ में डिस्कशन कर रहा है, जो कि अभी आने वाले समय पर यह चर्चाओं में वापस से आएगा। नवंबर के महीने में ये हम लोग एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बात करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। तो नवंबर में हम इन यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं। बस खाली इसमें कुछ नहीं याद रखना, इतना याद रखना कि ये जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है वो एग्जैक्टली है क्या। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन नाम की जो बॉडी है इसको 2014 में बनाया गया था। इसमें टोटल 5 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, ये 5 देश इसमें प्रेजेंट है। इसका हेडक्वार्टर मॉस्को में है। इसका मेन पर्पज़ है कि व्यापार को लेकर बढ़ावा करना, ठीक है, और इंडिया इनके बीच में बातचीत हो रही है ताकि ट्रेड को लेकर डाइवर्सिफिकेशन किया जाए। तो ये 5 देशों का ग्रुप है। ये EAAU एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है कि बताओ यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में कौन कौन से देश हैं या इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो हेडक्वार्टर इसका मॉस्को में है, हेडक्वार्टर मॉस्को में है और इनका अपना खुद का कोर्ट है जो मिन्स्क में है। मिन्स्क बेसिकली यहाँ पर बेलारूस के अंदर में प्रेजेंट है। समझ गए? जो बेलारूस की हम बात कर रहे हैं वो भी इस पर्टिकुलर कह सकते हैं कि ग्रुप का हिस्सा है। कौन से ग्रुप का? यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का हिस्सा है। ठीक। फिर अगले आर्टिकल में हम लोगों ने फेंटेनिल क्राइसिस के बारे में डिस्कशन किया था, ये आपको याद आ रहा होगा। अमेरिका ने क्या किया है करंट समय पर, जो इंडियन एग्जीक्यूटिव्स हैं, भारत के कुछ लोग हैं, उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया है क्योंकि अमेरिका ये कह रहा है कि उन लोगों का डायरेक्ट कनेक्शन है फेंटेनिल के साथ। फेंटेनिल दोस्तों यहाँ पर नशा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है दूसरे ड्रग्स के साथ कॉम्बाइन करके। ये एक नारकोटिक ड्रग है, याद रखिएगा। तो ये स्मगल होता है USA में सबसे ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा ये जो फेंटेनिल है ये अमेरिका में चाइना से जा रहा है, मैक्सिको से जा रहा है, देन उसके बाद कनाडा से जा रहा है। अब 4th नंबर पर यहाँ पे USA कहता है कि ये इंडिया से भी आ रहा है। बेसिकली फेंटेनिल को बनाने के लिए जो जो यहाँ पर तत्व चाहिए होते हैं, कंपाउंड्स चाहिए होते हैं, इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं, वो इंग्रेडिएंट भारत से अमेरिका पहुँचे हैं, जिससे अमेरिका में फेंटेनिल बना और ये फेंटेनिल लोगों ने कंज्यूम किया, जिससे लोग यहाँ पर नशा का शिकार होते चले जा रहे हैं। अमेरिका को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, बेसिकली यहाँ पर USA का कहना है। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है फेंटेनिल को लेकर। तो फेंटेनिल क्या है? एक सिंथेटिक ऑपियोइड, ध्यान रखिए। मॉर्फिन, और मॉर्फिन से 100 गुना ज़्यादा घातक है, हेरोइन से 50 गुना ज़्यादा घातक है। वैसे जो ये फेंटेनिल है इसका जो इस्तेमाल है वो दवा के लिए भी किया जाता है, याद रखिए, है ना।
हम लोग अपने इंडस्ट्री में, मेडिकल इंडस्ट्री में फेंटेनिल का इस्तेमाल करते हैं पेन रिलीफ के लिए, दर्द को कम करने के लिए, एनेस्थीसिया के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। लेकिन जब इसका ओवरडोज कर लें, एक हद से ज़्यादा यहाँ पर इस्तेमाल कर लें, तो इससे एक इंसान नशा भी कर सकता है। तो वही काम हो रहा है आजकल मेडिकल इंडस्ट्री में, यही तो हो रहा है। जो ये दवाइयाँ हैं, जो सिरप वगैरह आप पीते हैं ना, बेनेड्रिल वगैरह जो सिरप पीते हैं, उसमें हल्के मात्रा में अल्कोहलिक कंपाउंड्स हैं। आप पियेंगे, आप सोच रहे हैं नींद आ रहा है, ठीक है, आपको उन सब चीज़ों की आदत नहीं है। जो नशेड़ी हैं, जो नशे कर रहे हैं शुरू से, उनके लिए वो पूरी बॉटल है, वो पूरी बॉटल यहाँ पे कंज्यूम कर लेंगे, उनको उससे नशा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें नशे के लिए यूज़ की जाती हैं। और ये कैसे की जा रही हैं? चीज़ों का ओवर यूज़ करके, एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल करके। वही केस फैंटेनिल के साथ है, समझ गए? तो फैंटेनिल में यहाँ पे एडिक्शन होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इलीगल तरीके से यहाँ पर ये कई बार पहुँचता है यूएसए में, और ये स्मगल होके पहुँच रहा है अमेरिका में। स्मगल आप समझ रहे हैं, यानी कि तस्करी हो रही है इसकी, इलीगल तरीके से वहाँ पे ले जाया जा रहा है। पहला यहाँ पे चाइना से जाता है, दूसरा मैक्सिको से जाता है। तो ये दोनों सबसे बड़े, चाइना प्राइमरी सोर्स बन रहा है अमेरिका के अंदर फैंटेनिल का, एंड मैक्सिको सेकेंडरी सोर्स है। अब ये भारत का नाम भी बीच में दे रहे हैं, देखते हैं आगे क्या इंप्रूवमेंट्स आते हैं। फिर हम लोगों ने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, ये आपको याद आ रहा होगा, विच इज़ अबाउट नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब्स। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए एक ग्रुप बनाने की बात हो रही है, उसी प्रकार से नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, ये एक ऐसा बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है। संविधान में इसके बारे में चर्चा की गई है आर्टिकल 338A के अंदर में। आर्टिकल 338 में नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल कास्ट है, आर्टिकल 338A के अंदर में नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल ट्राइब है, और आर्टिकल 338B के अंदर में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब एक्चुअली में क्या है, जो NCST है, नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल ट्राइब के लिए स्पेशली, तो यहाँ पे बोला जा रहा है 2005 में इनको कुछ काम दिया गया था, आज तक वो काम पूरे नहीं हुए हैं। तो इस वजह से इसमें चेंजेस होने चाहिए, इस कमीशन को और मजबूत करने की ज़रूरत है। तो बस एक दो बातें याद रखनी है, जैसे नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल ट्राइब के बारे में कहाँ पे चर्चा हुई है? संविधान में आर्टिकल 338A में, क्योंकि संविधान में चर्चा हो रही है, दैट मीन्स इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। भाई संवैधानिक बॉडी ही तो है ये, तभी तो संविधान में जिक्र हुआ है इसका, लेकिन ये संविधान में आई कहाँ से? तो दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल 338A का इस्तेमाल किया गया है, आर्टिकल 338A का यूज़ किया गया है, ध्यान रखिएगा। अब ये कैसे हुआ है? एक समय पहले, यानी 1999 अगर हम बोलें, ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पर क्या होता था? 1990 से पहले ये बॉडी एक ही हुआ करती थी, यानी स्केड्यूल कास्ट के लिए और स्केड्यूल ट्राइब के लिए पूरी बॉडी एक होती थी। लेकिन 89th अमेंडमेंट हुआ, ये संशोधन किया गया 2003 में, तो जिसके माध्यम से ये बॉडी स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब वाली सेपरेट कर दी गई, अलग कर दी गई। तब ये बाद में क्या कहलाने लगा? ये कहलाने लगा अलग अलग, यहाँ पर ये बॉडीज़ बन गई। जैसे मैंने आपको बताया, नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल कास्ट अलग हो गया, नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल ट्राइब अलग हो गया। ये 1990 की बात है, ये अमेंडमेंट हुआ था। उससे पहले ये दोनों एक हुआ करते थे, लेकिन 2003 वाला अमेंडमेंट ने इनको सेपरेट कर दिया। 2003 में जो 89 संशोधन किया गया था संविधान में, फिर बाद में 2018 में 102वां अमेंडमेंट किया गया। तो ये जो 102nd अमेंडमेंट था, इसके माध्यम से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास भी बना दिया गया था बाद में, ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक्चुअली में ये बोला जा रहा है कि ये जो नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल ट्राइब है, ये बनकर आता है 2003 में, इसने काम करना शुरू किया 2004 में, और इसके लिए अलग अलग 8 काम दिए गए 2005 में कि भाई ये सारी इसके पास में पावर हैं। लेकिन ये पावर्स आज तक सही तरीके से फॉलो नहीं की जा रही है, इसलिए अब 2025 में एक और चेंज हो रहा है। चेंज ये हो रहा है कि 2025 में नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल ट्राइब की एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है, और 3 छोटी छोटी कमेटियां बनाई गई हैं इसमें। जैसे एक कमेटी यहाँ पर जिसका नाम है जतुतु हुसैन कमेटी, दूसरी है आशा लाकरा कमेटी, और तीसरी है निरुपम चकमा कमेटी, याद आ रहा होगा। तो ये जो कमेटी है दोस्तों, इन कमेटीज़ का मेन पर्पज़ क्या है? इन कमेटीज़ का मेन पर्पज़ है क्या कि ये भाई ये जो फंक्शन है, ऊपर 8 फंक्शन 2005 में दिए गए थे NCST को, ये सही तरीके से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो बस इस वजह से ये न्यूज़ में था, याद रखिएगा NCST क्यों चर्चाओं में। फिर हमने भारत के चाबहार पोर्ट के बारे में डिस्कशन किया था, ये आपको याद आ रहा होगा, क्योंकि अमेरिका ने जो पहले छूट दी थी कि भाई भारत चाबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उस छूट को यहाँ पे बंद कर दिया। USA ये कह रहा है कि वो छूट हम लोग ले रहे हैं, वापस रद्द कर रहे हैं। तो चाबहार पोर्ट का मैटर क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये चाबहार पोर्ट दोस्तों आपको पता है ईरान में प्रेजेंट है, ईरान में है ये पोर्ट। भारत इसको डेवलप कर रहा है। भारत इसमें चाबहार पोर्ट में
जो बेहस्ती टर्मिनल है एक छोटा पार्ट उसको डेवलप कर रहा है। उसमें हम लोगों ने 400 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की थी, प्लानिंग था, जिसमें से 200 करोड़ रुपए ऑलरेडी खर्चा जा चुका है। इससे क्या होगा, जब चाबार पोर्ट डेवलप हो जाएगा तो इंडिया अपना सामान चाबार पोर्ट से सीधा ऊपर सेंट्रल एशिया तक पहुंचा देगा आराम से, या अफगानिस्तान तक पहुंचा देगा। तो कहोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों हम पाकिस्तान के ऊपर से जा नहीं सकते, क्योंकि इनके साथ में हमारे संबंध, हमारे रिलेशंस जो हैं वो अच्छे हैं नहीं। तो हम चाबार पोर्ट को डेवलप कर रहे थे, इतना पैसा लगा चुके हैं। क्योंकि पहले भी दोस्तों आपको पता है ईरान और अमेरिका के संबंध अच्छे हैं नहीं। तो अमेरिका यहाँ पर ये कह रहा है ईरान से अगर आप तेल खरीदोगे तो हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। हमने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। फिर उसके बाद ये कहने लगे कि अभी चाबार पोर्ट पे डेवलपमेंट नहीं कर रहा है। फिर जैसे तैसे हमने डेवलपमेंट किया फिर भी। तो 2018 में अमेरिका ने छूट दे दी थी कि ठीक है चलो आप चाबार पोर्ट में जो भी पैसा लगाना चाहते हैं लगाओ, ठीक है, हम आपके बीच में नहीं आ रहे। अब 2025 में ट्रंप साहब का स्टेटमेंट आ चुका है कि वापस से ये जो छूट हमने दी थी इस छूट को हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। तो अगर अब आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे ईरान के अंदर में तो आपके ऊपर सैंक्शन लग सकते हैं। भाई भारत 200 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर चुका है। 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कुछ होता नहीं है क्या? और पिछले ही साल तो हमने 10 साल के लिए रेंट पर ले लिया है चाबार पोर्ट ईरान से। तो अब कैसे हम इसको छोड़ सकते हैं? तो ये देखने वाली बात है कि आगे भारत का स्टेप क्या होने वाला है। फिर देखो ये हमने पूरे सप्ताह का रिवीजन कर लिया है। अब आ चुके हैं कल के आर्टिकल पर। ये रिवाइज मैं करवाऊंगा नहीं क्योंकि कल ही डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी एक आर्टिकल हमारे सामने है पंबा रिवर, तो डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने पंबा रिवर के बारे में बात की थी क्योंकि पंबा रिवर के ऊपर में स्नेक बोट रेस चल रही है, जिस वजह से चर्चाओं में था। अब आपको पता है केरला के अंदर में जो पंबा नदी है वो तीसरी सबसे लंबी नदी है। इससे पहले 2 नदियाँ और आती हैं। तो जो सबसे लंबी नदी है केरला में फर्स्ट नंबर पर वो है पेरियार, दूसरी है भरतपुजा और तीसरी है यहाँ पर पंबा। ये आपको याद आ रहा होगा। तो पंबा इज़ द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन केरला। और इसका एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा कल्चरल कनेक्शन भी है। कैसे कि पंबा नदी को कई बार हम दक्षिण भागीरथी या गंगा ऑफ केरला भी कह देते हैं। और साबरीमाला मंदिर से इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है। जब साबरीमाला मंदिर लोग जाते हैं तो ऊपर पहाड़ पर जाना पड़ता है, तो नीचे स्नान जो होता है, नीचे स्नान इसी नदी में किया जाता है, पंबा रिवर में किया जाता है। तो एक रिचुअल डिप के लिए जाना जाता है क्योंकि वहीं पर 3 नदियों का संगम है जहाँ पे 3 नदियाँ मिलती हैं, जिसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है। और वह त्रिवेणी संगम कैसे बनती है? पंबा को मिला के, अचनकोविल को मिला के और मणिमाला को मिलाकर। तो ये 3 नदियाँ मिला दोगे तो यहाँ पर ये कॉन्फ्लुएंस जो बनता है इसको हम बोलते हैं त्रिवेणी संगम। प्लीज़ याद रखिए ये कहाँ पर है? केरला में प्रेजेंट है। समझ गए? तो पंबा रिवर का यहाँ भी रोल है। तो बाकी याद रखिए पंबा रिवर कैसे बहती है, बहती कैसे है। तो भाई ये रहे आपका पूरा मैप। ये वेस्टर्न घाट्स हो गए, वेस्टर्न घाट से बनकर आई और इधर अरेबियन सी में गिर गई। ये पेरियार नदी है जो नंबर 1 सबसे लंबी नदी है केरला की। नंबर 2 पर है भरतपुजा, ये भी वेस्टर्न घाट से आती है और अरेबियन सी में गिर जाती है। और तीसरी पंबा, ये भी वेस्टर्न घाट से आती है, अरेबियन सी में गिर जाती है। यानी तीनों नदियाँ इधर बह रही हैं और इधर है भाई हमारा वेस्ट, यानी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ये नदी बहकर जाती कहाँ पर है भाई? समुद्र में गिर जाती हैं। तो समुद्र में इधर कौन सा समुद्र है? ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है। तो भाई यहाँ पे क्या है? अरेबियन सी में तीनों की तीनों नदियाँ खाली हो जाती हैं। तो ये हो गया दोस्तों आज का हमारा पूरा का पूरा वीकली सेशन समाप्त। कैसा लगा मुझे बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। लिटरली हर एक बातों को हमने फटाफट रिवाइज किया है अपने रिवीजन पॉइंटर्स के माध्यम से। आइडिया आप लोगों का बेस्ट था रिवीजन पॉइंटर्स का यूज़ करना, तो हमने पूरे सप्ताह रिवीजन पॉइंटर्स यूज़ किया। आज कमाल हो गया, सारी बातें हमने डिस्कस की हैं, सब एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने कवर किए हैं। बाकी बताइए सेशन कैसा लगा, नीचे कमेंट्स करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अपना फीडबैक दीजिएगा। तब तक चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।